रमशा ने खिड़की से बाहर झांका तो हवा की खुनकी इसके चेहरे से टकराई। कमरे में धीरे धीरे रोशनी सरायत कर रही थी। सफ़ेद पर्दे हवा में रक्स कना थे। ये गांव की आम सी जिंदगी का एक और दिन था, लेकिन रमशा के लिए हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का मौका था। उम्मी, नाश्ता तैयार है? उसने चादर दुरुस्त करते हुए धीमी आवाज में पूछा। आ रहा हूं बेटा, तुम पहले दूध पी लो। माँ की आवाज बावर्ची खाने से आई, नरम, मानूस और मोहब्बत भरी। रमशा ने इस बात में सर हिलाया और खामोशी से बैठ गई। हर चीज करीने से रखी थी, जैसे वो बरसों से यही जिंदगी गुजार रही हो, मगर उसके ख्वाब, सोच और इरादे किसी हदबंदी को नहीं मानते थे। वो गांव की आम लड़कियों की तरह महज शादी और घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं थी। उसका जहन रोशन और किताबों से मामूर था, और उसकी निगाहें दूरे उफुक तक फैली हुई थी। उसके बाबा चौधरी इकबाल इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब रमशा उनके पास से गुजरी। उन्होंने एक नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा दिए। मेरी बेटी तो आज भी चांद लग रही है। रमशा अपना नकाब दुरुस्त करते हुए धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बाबा मैं आज कॉलेज थोड़ा जल्दी जाना चाहती हूँ। चलो फिर, मैं खुद छोड़ आता हूँ। उन्होंने अखबार समेटते हुए कहा। उनके बाबा का रमशा के लिए फ़ख्र हमेशा अया रहता था। गांव के बहुत से मर्द पर्दे पर इतराज़ करते थे, मगर चौधरी इकबाल ने कभी अपनी बेटी से पर्दा उतारने का नहीं कहा, बल्कि वो तो इस पर नाज़ा थे। रास्ते में वो गाड़ी में बैठी खामोश थी, मगर उसके जहन में आने वाले इम्तिहान के सवालात गर्दिश कर रहे थे। बाबा ने अचानक पूछा, बेटा शहर के लोग तुम्हारे पर्दे पर बातें तो नहीं करते? बाबा, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार, तुम्हारी मर्जी है। रमशा ने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया। ये जुमले इसके लिए किसी मजबूत ढाल से कम न थे। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही कुछ लड़कियां हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश करने लगें। पर्दे वाली प्रोफेसर, एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, मगर आवाज रमशा के कानों तक पहुंच गई। वो रुकी, उन लड़कियों को एक नज़र देखा और फिर गेट की तरफ बढ़ गई। क्लास में सबसे आगे बैठने वाली लड़की, जिसकी तवज्जो हमेशा किताबों पर मरकूज रहती, वो रमशा ही थी। इसके नोटिस मुकम्मल, खुशखत और उसका अंदाज पेर एतमाद होता। उस्ताद अक्सर उसे मिसाल बनाकर दूसरों को समझाते, आपकी तो शादी हो चुकी होती अगर आप हमारे जैसे घर में पैदा होती। एक दिन एक लड़की ने तंजिया कहा। रमशा ने जवाब नहीं दिया, बस एक सादा सा जुमला बोला, इल्म का कोई नियामुल बदल नहीं होता। क्लास खत्म हुई तो उसके फ़ोन पर पैगाम आया। उसके बाबा उसे लेने आ चुके थे। गाड़ी में बैठते ही बाबा ने कहा, आज तुम्हारी फूफो की कॉल आई थी, पूछ रही। फूफो यानी मुआज की माँ। वो अक्सर आती थी और उसके पर्दे की बहुत तारीफ करती थी। बाबा, क्या आपने कभी सोचा कि मुआज वापस आएगा? पता नहीं, लंदन में उसकी जिंदगी है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? उन्होंने चौंक कर पूछा। रमशा ने नजरें झुका लीं। बस ऐसे ही। बाबा मुस्कुराए मगर कुछ न कहा। रमशा की खामोशी सब कुछ कह चुकी थी। घर वापस आकर वो अपने कमरे में गई, यूनिफॉर्म तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गई। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारी फूफो फिर से आई हुई हैं। किस लिए? पता नहीं, बस कह रही हैं कि तुमसे मिलने को दिल चाह रहा है। रमशा का दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। वो जानती थी फूफो के मिलने का मतलब क्या होता है, मगर उसने खुद को संभाला और जब्त कायम रखा। रात को खाने के बाद जब वो फूफो के साथ बैठी तो उन्होंने अचानक उसका हाथ थाम लिया। रमशा बेटा, तुम तो सोने की मोरत हो। तुम जैसी बहू हो तो माँ को बेटे की फिक्र नहीं रहती। रमशा ने नजरें नीची कर लीं और दिल के अंदर छुपा वो एहसास जो सालों से दबाए रखा था फिर से जागने लगा। कमरे में आकर उसने अपने नोट्स खोले, मगर दिल पढ़ाई में नहीं लगा। उसने कलम रखा और खिड़की की तरफ देखा। कहीं दूर एक ख्याल, एक चेहरा, एक नाम उभर रहा था, मुआज। सुबह की रोशनी कमरे की दीवार पर रेंग रही थी और रमशा ने नमाज पढ़ने के बाद खिड़की खोली तो सामने दरख्तों पर धूप चमक रही थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं, मगर रमशा का दिल बेचैन था। फूफो की बातें रात से उसके जहन में घूम रही थीं। मुआज, वो नाम जो बरसों से उसके कानों में गूंजता आया था, अब जैसे दिल पर बोझ बनने लगा था। उसने चेहरे पर नकाब लिया और बैग उठा लिया। अम्मी ने दरवाजे तक आकर कहा, बेटा कुछ खा लो। अम्मी, कॉलेज से देर हो रही है। वो जल्दी से बाहर निकली तो बाबा पहले ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते भर वो खामोश बैठी रही। बाबा ने भी खामोशी को समझा और कुछ ना कहा।
वो कॉलेज के गेट पर उतरी और सीधा क्लासरूम चली गई। क्लास में सब अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। रमशा हमेशा की तरह अगली सफ में बैठी। उसके हाथ में लैपटॉप नहीं बल्कि कॉपी और कलम था। आज टेस्ट था और उस्ताद ने क्लास में आते ही मुस्कुराते हुए कहा, जो टॉपर है उसका टेस्ट हम सबके सामने चेक करेंगे। देखते हैं रमशा आज भी हमें हैरान करती है या नहीं। कुछ लड़कियां आंखों ही आंखों में हंसने लगीं, मगर रमशा के चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे उसे किसी भी तासुर से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? उसे सब जो तुम्हें तंग करते हैं तुम पर हंसते हैं? नहीं, क्योंकि जो मेरे लिबास को मेरी कमजोरी समझते हैं वो मेरे इल्म की ताकत को कभी नहीं समझ पाएंगे। नबीला ने हैरत से उसे देखा। तुम अजीब हो रमशा, मगर मैं मुतमईन हूं। उस दिन के टेस्ट में रमशा ने फिर सबको पीछे छोड़ दिया। उस्ताद ने इसके पर्चे को बाकी सबके सामने रखकर तारीफ की। ये है असल फोकस, कुछ सीखो इससे। कुछ लड़कियां जल कर रह गईं। वो समझ नहीं पाती थीं कि एक पर्दे वाली लड़की उनसे आगे कैसे निकल सकती है। क्लास के बाद रमशा लाइब्रेरी गई। वहां वो अक्सर घंटों बैठकर तहकीक करती थी, नोटिस बनाती थी और कुछ खास प्रोफेसर से सवाल करती थी। उसकी नज़रें किताबों में थीं और दिल कहीं और। दूसरी तरफ लंदन में एक दूसरा मंजर था। मुआज चौधरी दफ्तर से निकला तो फोन पर कॉल आई। अम्मी, बेटा कब वापस आ रहे हो? शादी है चंद दिन में तुम्हारे मामू की बेटी की। अम्मी प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे पाकिस्तान की घुटन बर्दाश्त नहीं। वो गुस्से से बोला, घुटन नहीं है, तुम्हारा घर है वहां, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। रिश्ते अम्मी? वही जो सालों से मेरे बगैर जी रहे हैं। उसकी आवाज में बेजारी थी। माँ ने खामोशी इख्तियार की। माज के दोस्त ने कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत बदल गए हो यार। पाकिस्तान में तो तुम हीरो थे और यहाँ बस एक आम बंदे हो। कभी सोचा? नहीं, मुझे यहाँ की आज़ादी पसंद है। वहाँ सिर्फ कैद है, पर्दे, रिवायात, बंदिशें। उसका लहजा सख्त था और उसके जहन में पाकिस्तान का मतलब सिर्फ बंद दरवाजे थे। इस रात मुआज लंदन के किसी बार में बैठा था जहां मौसीकी तेज थी और माहौल पर शोर। वो दुनिया में मौजूद था मगर शायद खुद से दूर। उम्मी की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। उसने दोस्त से कहा, कभी दिल की भी सुन लिया करो। दोस्त ने कहा। मुआज ने होकारा भरा, दिल को पाकिस्तान से एलर्जी है। इधर रमशा जो लाइब्रेरी से निकली तो अंधेरा हो चुका था। बाबा ने रास्ते में पूछा, कॉलेज कैसा जा रहा है? ठीक है, सब कुछ अच्छा है। कभी कुछ बुरा लगे तो बता देना। बाबा, बस एक ही बात दिल में उलझन देती है, लोग मेरा लिबास क्यों नहीं समझते? बाबा ने थोड़ा तवक्कुफ किया। लोगों के पास समझने की फुर्सत नहीं, उनके पास सिर्फ तबसरा है। तुम अपनी धुन पर चलती रहो। वो खामोश हो गई। खिड़की से बाहर अंधेरा था मगर दिल में उम्मीद की एक रोशनी जगमगा रही थी। इस रात कमरे में बैठी उसने मोबाइल पर एक तस्वीरी एल्बम खोला। फूफो की पुरानी तस्वीर, जिनमें एक तस्वीर मुआज की भी थी। वो बच्चा था मगर आंखों में जिद थी। पता नहीं अब कैसा होगा, उसने बेसाख्ता कहा। फिर बैग खोला, किताब निकाली और कलम चलने लगा। दिल कहीं और था लेकिन हाथों में अभी भी इल्म की रोशनी थी। रमशा लॉन में बैठी थी। सूरज गुरूब होने के करीब था। गुलाब के फूलों की महक ने फिजा को मुअत्तर कर दिया था मगर उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर कोई बोझ उठाए हुए था। हाथ में किताब थी मगर आंखें एक ही सफ़े पर जमी हुई थीं। फूफो शाम को आई थीं। जब वो आती थीं तो घर की फिजा बदल जाती थी। उनकी बातों में नरमी, अंदाज में शफकत और नजरें हमेशा रमशा पर रहतीं। वो बार बार उसे देखते जैसे दिल ही दिल में कुछ सोच रही हूं। रमशा बेटा, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। सलीका, हया, सब्र, सब कुछ मौजूद है तुम में। उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़े हुए कहा। रमशा ने सर झुका दिया। अल्लाह का शुक्र है पोफो। पोफो ने इसकी आंखों में झांकने की कोशिश की मगर वो नजरें चुरा गई। तुम्हें एलम है ना, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। जी कुछ कुछ, रमशा ने नरम लहजे में जवाब दिया। कुछ नहीं, सब कुछ। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। रमशा का दिल जोर से धड़कने लगा जैसे कोई राज फाश हो रहा हो। वो कुछ बोल न सकी, सिर्फ खजालत से सर झुका लिया। पोफो इसके पास बैठ गई। मैं जानती हूँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है। रमशा ने नजरें उठाईं। हल्की सी नमी इनकी आंखों में चमकने लगी। वो मुआज, क्या मैं उसे जानती ही नहीं अभी? और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो भी अपनी दोहन में मगन है मगर मैं चाहती हूँ कि औस की जिंदगी में तुम आओ, रोशनी बनकर और सुकून बनकर। रमशा ने चादर को मजबूती से थाम लिया।
मगर पोपो, क्या वो मेरे जैसी किसी को पसंद करेगा? पोपो मुस्कुराए, तुम खुद को कम न समझो। तुम जिस एतमाद से जीती हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। हजरत रमशा ने दुआ मांगी, हाथ उठे तो दिल से एक ही नाम निकला, एक ही ख्वाहिश, मुआज। अगले दिन जब वो कॉलेज गई तो सारा वक्त उलझी उलझी रही, किताबों में दिल नहीं लगा। लेक्चर सुनते हुए भी उसका जहन कहीं और भटक रहा था। नबीला ने उसे कई बार देखा और आखिर पूछ ही लिया कि आज तुम अजीब सी लग रही हो, सब खैरियत है? रमशा ने हंसती आंखों से कहा, बस नींद पूरी नहीं हुई। मगर नींद तो औस रात आंखों से कोसों दूर थी। दोपहर को जब वो वापस आई तो फूफो जा चुकी थीं। अम्मी ने बताया, तुम्हारी फूफो ने जाते हुए तुम्हारे लिए बहुत दुआएं दी। वो कह रही थीं कि अगर रब चाहे तो उनकी सब दुआएं जल्द पूरी हो जाएंगी। रमशा ने चुपचाप पानी का गिलास पिया और कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने एक पुरानी डायरी खोली। कई सालों से उसमें अपने दिल की बातें लिखती आ रही थी। उस दिन की तहरीर कुछ यूं थी, मैं नहीं जानती वो कैसा है, कैसा सोचता है या किसको पसंद करता है। बस इतना जानती हूं कि मेरे दिल में एक जगह है जो बरसों से सिर्फ उसके लिए रखी गई है। वो आया तो खाली जगह पूरी हो गई, अगर ना आया तो मैं इसकी खामोशी में जी लूंगी। लिखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कलम बंद किए, डायरी वापस रखी और खिड़की से बाहर देखने लगी। एक दिन शाम को जब वो अपने बाबा के साथ लॉन में बैठी चाय पी रही थी तो उन्होंने आहिस्ता से पूछा, रमशा, अगर हम तुमसे एक बात पूछें तो सच सच बताओगी? उसने चौंक कर देखा, जी बाबा, अगर तुम्हें माज के साथ रिश्ता करना पड़े तो तुम क्या सोचोगी? उसका दिल जैसे बंद हो गया हो, सांस रोक सी गई हो, मगर उसने अपने लहजे को काबू में रखते हुए कहा, बाबा, अगर आपको लगे कि वो मेरे लिए बेहतर है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। तुम्हारे लिए जो भी फैसला करेंगे वो बहुत सोच समझ कर होगा। रमशा ने नजरें झुका लीं। दिल में एक रोशनी जागी, मगर उसके साथ ही एक डर भी, अगर मुआज ने इनकार कर दिया। लंदन की शामों में एक अजीब सी थकन होती है जो रोशनी और रफ्तार में छुपी रहती है। मुआज चौधरी हाई प्रोफाइल कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर हर रोज शाम 6 बजे के करीब दफ्तर से निकलता और सीधा किसी बार जम या दोस्तों की महफिल का रुख करता। आज भी उसने ऐसा ही किया। गाड़ी में बैठा और ऐसे ही किसी महफिल की जानिब रवाना हो गया। गाड़ी एक सिग्नल पर रोकी। बाहर नौजवान जोड़े एक दूसरे के हाथ थामे चल रहे थे। मुआज ने उन्हें देखकर सिगरेट सुलगा ली। उसकी जिंदगी में रिश्ते थे मगर आर्जी, ताल्लुकात थे मगर बेमकसद। उसने कई बार मोहब्बत की कोशिश की, मगर दिल कभी कहीं ठहरा ही नहीं। शायद उसका दिल सच में खाली था। रात को वो अपने फ्लैट वापस आया तो हर तरफ खामोशी थी। एक सजी सजाई तन्हाई उसका इस्तकबाल कर रही थी। किचन में जाकर पानी निकाला और सोचने लगा, कब तक ऐसे? मगर फिर दिल ने कहा, आज़ादी है, सुकून है, यही तो चाहिए था। अगली सुबह दफ्तर में मीटिंग थी और वो हमेशा की तरह शार्प सूट में बाल सलीके से सेट खुद एतमादी के साथ दाखिल हुआ। मास चौधरी, यू आर अ स्टार, बॉस ने मजाहन कहा। ओनली एट वर्क, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मीटिंग के बाद इसकी कोलीग नीना इसके पास आई, क्या वीकेंड पर साथ डिनर पर चलेंगे? डिपेंड्स ऑन योर मूड, मुआज ने आंख मारते हुए कहा। नीना हंसी, तुम्हारा तो मूड कभी भी खराब नहीं होता, बस पाकिस्तान की कॉल आ जाए तो हो जाता है। नीना ने दिलचस्पी से पूछा, तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां सब कुछ बंद है, औरतें पर्दे में, मर्द आना में, और रिश्ते सिर्फ नाम के, और तुम्हें आज़ादी चाहिए, हमेशा से। उसने गहरा सांस लिया। नीना ने सर हिलाया, मगर कभी कभी बंधन में सुकून मिलता है। मुआज ने चौंक कर देखा, तुमने ऐसा तजुर्बा किया है? हाँ, एक बार, मगर तुम्हारी आंखों में तो जैसे कोई पुराना जख्म छुपा है। मुआज ने नजरें फेर लीं। पुराने जख्मों पर बात नहीं करते नीना, वो सिर्फ याद दिलाने आते हैं कि हम अब आज़ाद हैं। वो बात खत्म करके चला गया, मगर नीना के अल्फाज ने एक लहर सी छेड़ दी थी। उसी शाम जब वो घर आया तो माँ की वीडियो कॉल दोबारा आ गई। कुछ लम्हे उसने फोन बजता छोड़ा और फिर उठा लिया। क्या अब की बार भी इनकार है? माँ ने सीधा सवाल किया। अम्मी प्लीज। मुआज, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा गुस्सा, जिद सब समझती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार सिर्फ मेरे लिए वापस आओ, बस एक बार। मुआज खामोश हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे। ये सब इतने सालों में नहीं मांगा, सिर्फ ये कह रही हूं कि आओ, तुम्हारे मामू की बेटी की शादी है, बस शादी में शरीक हो जाओ। अम्मी, आप मुझे बार बार क्यों मजबूर कर रही हैं? नहीं,
इस बार सिर्फ शादी में आओ, किसी रिश्ते का बोझ नहीं डालूंगी। वादा। मुआज ने गहरा सांस लिया। ठीक है, मगर बस चंद दिन और कोई बात नहीं होगी जिससे मुझे गुस्सा आए। माँ के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की लकीर नमूदार हुई। मेरा बेटा मान गया। काल बंद हुई तो मुआज खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। लंदन की रोशनियों में कुछ भी बदलता नहीं था, मगर अंदर एक खामोशी थी जो पहली बार उसे परेशान कर गई थी। पाकिस्तान, फिर से उसने खुद से कहा, मगर इस बार लहजा वो नहीं था जो हमेशा होता था। शायद बहुत आहिस्ता ही सही, मगर कुछ बदल रहा था। लंदन की सुबह अपनी ही रफ्तार से शुरू होती थी, मगर मुआज की माँ के दिल में वक्त जैसे सुस्त रवि से चल रहा था। बेटे का पाकिस्तान आने का वादा सुनकर उन्हें एक लम्हे को सुकून जरूर मिला था, मगर वो जानती थीं कि वादे करना और उन्हें निभाना मुआज के लिए दो अलग बातें हैं। मुआज नाश्ता किए बगैर दफ्तर रवाना होने लगा तो माँ ने काल पर रोकते हुए कहा, बेटा, टिकट की बुकिंग करवानी है? तुमने कहा था कि चलोगे। अम्मी, मैंने कहा था चंद दिन। आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? जल्दी नहीं, वक्त गुजर रहा है। शादी में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। मैं चाहती हूं कि सब कुछ वक्त पर हो जाए। मुआज ने संजीदा नजरों से माँ की तरफ देखा। आप चाहती हैं कि मैं शादी में शरीक हूं या किसी और मकसद के लिए ले जा रही हैं? माँ के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून छा गया। वो जानती थीं, मुआज की आंखों में सच झलकता है। मैं सिर्फ चाहती हूं कि तुम अपने खानदान से दोबारा जोड़ो, उन्होंने आहिस्ता से कहा। खानदान? अम्मी, वही लोग जो मेरे सामने बात और पीठ पीछे कुछ और करते हैं, जिनके लिए इज्जत सिर्फ रस्मों और नकाबों में छुपी होती है। हर कोई एक जैसा नहीं होता मुआज, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं, और आपका वो रिश्ता जो आप रमशा के साथ बनाना चाहती हैं, उसने अचानक कहा। माँ चूक गईं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ अम्मी, आपके अंदाज, आपकी दुआएं, सब कुछ बोलते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं गलत सोच रही हूँ? मुआज ने संजीदगी से कहा, अम्मी, रमशा जैसी लड़की वो मेरे लिए नहीं है। वो पर्दे, रिवायात और असूलों की अलामत है, और मैं इन सब से बहुत दूर जा चुका हूँ। माँ ने मेज़ का कोना थामा। वही लड़की है जो तुम्हें थाम सकती है। तुम जिस खोखली आज़ादी में जी रहे हो, वो तुम्हारी आंखों में साफ नजर आती है। मुआज ने गुस्से में बस इतना कहा कि तू फिर आप खुद चली जाएं, मैं नहीं आ रहा। ये कहकर वो निकल गया और माँ खामोशी से फ़ोन की बंद स्क्रीन को तकती रही। 2 दिन गुजर गए, मुआज की अपनी माँ से कोई बात न हुई। तीसरे दिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे अचानक मुआज के नंबर पर कॉल आई। मुआज दोस्तों की महफिल में बैठा था। इस वक्त अम्मी की कॉल, ये कहकर उसने एक तरफ जाकर फौरन कॉल अटेंड की। अम्मी, आप जाग रही हैं इस वक्त? सब खैरियत? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वही पाकिस्तान? हाँ, मगर इस बार किसी और अंदाज से। मुआज ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, आप मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि मैं बदल चुका हूँ। माँ की आवाज भर आई। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ, मगर माँ का दिल ये भी जानता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो मुआज है जो नरमी से बात करता था, जो खानदान की बात पर मुस्कुरा देता था। वो सब खत्म हो गया अम्मी, मैं अब सिर्फ अपनी जिंदगी जीता हूँ। अगर वाकई ऐसा है तो फिर एक बार आ जाओ। अगर तुम्हें वाकई कुछ महसूस ना हुआ तो मैं दोबारा तुम्हें कभी जिद नहीं करूंगी। मुआज ने माँ की आंखों में नमी महसूस की, और वो लम्हा शायद उसकी जिद तोड़ने के लिए काफी था। ठीक है, एक बार, सिर्फ आपके लिए। माँ के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई। शुक्रिया बेटा। अगले दिन टिकट बुक हो गई। मुआज ने दोस्तों को बताया तो सब हैरान हो गए। तो बिल आखिर वापस जा रहे हो? नीना ने मजाक में कहा। हाँ, मगर सिर्फ चंद दिन, फिर वापस वही जिंदगी, वही आज़ादी। कभी कभी बंधन में बहुत कुछ सिखाते हैं मुआज, नीना ने एक गहरा जुमला बोला, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। चंद दिन बाद पैकिंग मुकम्मल थी और रवानगी का वक्त आ गया था। गर्मियों की शाम, जब हवेली के सहन में बड़ी खिड़कियां खुली थीं, पुरानी दीवारों से ठंडी हवा का गुजर महसूस होता था। सबको मालूम था कि मुआज आ रहा है, लेकिन रमशा ने खुद को मसरूफ रखा। किताब हाथ में थी, मगर नज़र एक ही जुमले पर जमी हुई थी। कज़न्स उधर उधर गहमा गहमी में मसरूफ थे। मेहंदी की तैयारियों का शोर हर कोने में फैला था, मगर रमशा का दिल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। धूप ढलने से जरा पहले जब एक काले रंग की बड़ी गाड़ी हवेली के गेट से दाखिल हुई, सब भागे। बच्चे शोर मचाते, कज़न्स हंसी मजाक करते बाहर की तरफ लपके। मुआज की वापसी सिर्फ माँ के लिए अहम नहीं थी, खानदान के लिए भी एक बड़ी खबर थी। वो गाड़ी से उतरा तो धूप की चमक ने उसके सन ग्लासेस को चमका दिया।
सफ़ेद कमीज पर नीला कोट, बाल सलीके से जमे और आंखों में वही लंदन वाली बेनियाजी। माँ ने आगे बढ़कर बेटे को गले लगाया। मेरा शेर आ गया अम्मी, अब यहाँ की हवा में दम घुटने लगा है, वो आहिस्ता से बोला, मगर उसकी माँ ने नज़रअंदाज किया। मुआज ने हवेली का जायजा लिया और चारों तरफ पुरानी ईंटें, लंबे दरवाजे और एक रवायती माहौल जिसे वो बचपन से नापसंद करता आया था। ये सब वैसा ही है जैसा छोड़ा था, और कुछ चीजें तुम्हारे आने से बदलेंगी, माँ ने एक मानाखेज मुस्कुराहट से कहा। अंदर दाखिल होते ही कजन्स ने घेर लिया। मुआज भाई, आपको पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, एक ने कहा। वो खामोश रहा। उसी वक्त रमशा भी अंदर आई। सादा सा हल्का नीला लिबास, सर पर दुपट्टा, आंखों में हया और कदमों में वकार। माँ ने जैसे ही नजर दौड़ाई, निगाह उस पर ठहर गई। वो एक लम्हा जादुई था, जैसे हवा में रोक गई हो। रमशा ने एक नजर डाली, फिर नजरें झुकाकर कमरे के दूसरे कोने में जा बैठी। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसका सामना आज होगा, मगर यूं अचानक और इतना करीब, वो तैयार नहीं थी। मुआज ने आहिस्ता से सर झटका और माँ के कान में कहा, अम्मी, ये कौन है? चुप कर, यही तो तुम्हें दिखाने लाई हूं। यही वो है, निकाब में छुपी, संजीदा, सादा सी, पर्दे में छुपी, मगर बहुत खास है। अम्मी प्लीज, ड्रामे बंद करें। माँ ने हल्के से बाजू पर हाथ मारा। एहतराम से बात करो। रमशा ने सब कुछ सुना, मगर जाहिर कुछ न किया। वो जानती थी मुआज उसका मजाक उड़ाएगा, उसकी सादगी को कमजोरी समझेगा, मगर वो खुद पर काबू रखे बैठी रही। वही खामोशी थी जो बरसों से उसके दिल में पुल रही थी, अब चेहरे पर फैलने लगी थी। शाम के खाने पर सब इकट्ठे थे। रमशा ने पर्दे के पीछे से खाने में हाथ बटाया। मुआज का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था, मगर वो ये मानने को तैयार नहीं था कि एक पर्दादार लड़की उसकी तजस्सुस का मरकज बन सकती है। अम्मी, इस घर में हर चीज पिछली सदी की लग रही है, उनके कपड़े, बातें, यहाँ तक के नजरें भी। शायद तुम्हारी आंखें ही बदल गई हैं, मुआज, माँ ने कहा। मेरी आंखें सच देखती हैं, और ये सच है कि यहाँ सब कुछ जमूद का शिकार है। इसी दौरान रमशा सहन में पानी रखने आई। अंधेरे में इसका साया दीवार पर पड़ा और मुआज बेइख्तियार पलटकर देखने लगा। पानी का जग रखते वक्त रमशा का दुपट्टा हल्का सा सिरका, और एक लम्हे को उसकी आंखें मुआज की नजरों से टकराएं। दिल में एक धमाका सा हुआ। वो नजरें, वो सादगी और वो खामोशी। मुआज के अंदर कुछ लर्ज गया। रमशा ने फौरन नजरें झुका लीं और वापस मुड़ गई, मगर मुआज अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। उसकी माँ ने गौर से उसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा लगा। कभी कभी अजीब लगने वाली चीजें ही दिल को सीधा करती हैं। अम्मी, आप कहानियां मत सुनाएं। मैं यहाँ जबरदस्ती आया हूँ, दिल से नहीं। दिल को वक्त चाहिए मुआज, दिल वक्त लेता है मानने में। मुआज ने सर झटक कर रुख मोड़ा, मगर जो लम्हा बीत चुका था वो अब उसके जहन में अटक चुका था। रमशा अपने कमरे में आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। वो लम्हा, वो नजरों का टकराव दिल को हिलाने के लिए काफी था। हवेली में मेहंदी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, और सहन में जगमगाती लाइटें, दीवार पर बंधनवार और लड़कियों की हंसी से फिजा गूंज रही थी। हर तरफ रंग बिखरे थे, कहकहे थे, गाने थे, और उन सब के बीच रमशा खामोशी से अंदरूनी कमरे में बैठी थी। बाकी लड़कियों की चोड़ियों, मेहंदी और शोखियों से दूर कुछ कजन्स आकर उसे छेड़ने लगे। रमशा बाजी, आप तो जैसे मेहंदी की तकरीब नहीं, दरसे कुरान में आई हों, एक ने शोखी से कहा। बस अब तो मुआज भाई भी आ गए, आपको तो चेहरा ढांपने की भी ज्यादा जरूरत है। रमशा ने सिर्फ मुस्कुराकर आंखें झुका लें। बाहर मुआज बैठा था, मेहमानों के साथ रस्मी गुफ्तगू कर रहा था, मगर उसका ध्यान बार बार उर्द गर्द घूमता। उसकी नज़रें बार बार उसे तलाश करती थीं, जो मेहंदी के शोर में कहीं मौजूद थी, मगर दिखाई नहीं देती थी। यार, ये लड़की सबसे अलग क्यों है? उसने अपने कज़न हमजा से सरगोशी की। किसकी बात कर रहे हो? वही रमशा, हर बात से दूर मगर हर बात का मरकज। हमजा ने हंसते हुए कहा, अभी तो तुझे वो पसंद नहीं आई थी। मुआज ने बात टाल दी, ऐसा कुछ नहीं, बस अजीब सी कशिश है। रात गए, तकरीब खत्म हुई तो सब अंदर चले गए। मुआज अपनी शर्ट पर गेरे मेहंदी के दाग से तंग आ चुका था। अम्मी, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये दाग बुरा लग रहा है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि राहदारी से गुजरते एक खुले दरवाजे से रोशनी की एक लहर उसकी आंखों से टकराई। वो रोका। दरवाजा रमशा के कमरे का था। अंदर रोशनी मध्यम थी, मगर इतनी के कमरे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। रमशा जाए नमाज पर खड़ी थी, चादर में लिपटी, पेशानी झुकाए, एक सुकून में गुम।
अल्फाज खामोश मगर माहौल उनके माना से भर गया था। माज का कदम खुद ब खुद इस दरवाजे तक आ गया। वो हैरत ज़दा खड़ा रहा, पर जैसे ही रमशा ने सलाम फेरा, उसका चेहरा नुमाया हुआ। वो चेहरा जो हमेशा चादर के पीछे छुपा रहा, जो उसकी नज़रों के सामने था, सादा, रोशन और हैरत अंगेज तौर पर पेरअसर। उसकी आंखें माज की आंखों से मिले, एक लम्हा, बस एक लम्हा, जिसने दोनों के अंदर सब कुछ हिला दिया था। रमशा ने चौंक कर फौरन दुपट्टा सर पर लिया और दरवाजे की तरफ देखा। माज जैसे पत्थर का हो गया। वो न पलटा, न बोला और न हटा। रमशा ने धीमी आवाज में कहा, आपका यहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं है। तब जाकर मुआज को होश आया। माफ़ करना, मैं गलती से रुक गया था। वो पलटा और तेजी से अपने कमरे की तरफ गया, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर बैठ गया और चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया। उसने खुद से पूछा, इस रात नींद इससे कोसों दूर थी। बार बार वो लम्हा आंखों के सामने आता, रमशा की झुकी पलकें, सादा चेहरा और वो निगाहें जो कुछ कह गई थीं, बेअल्फाज। क्या मैं वाकई उसके बारे में सोच में गुम? वो उठा और कमरे में टहलने लगा। बाहर हवेली में सुकूत तारी था, मगर उसके दिल में एक हंगामा बरपा था। सुबह होने को थी, लेकिन माज की आंखों से वो लम्हा महव होने का नाम नहीं ले रहा था। मेहंदी की शबे बैठ चुकी थी, मगर उसकी रात अब भी रमशा की तस्वीर में अटकी हुई थी। वो चेहरा, वो सजदे के बाद उठती आंखें, वो नरमी, सब कुछ अब महज एक ख्वाब नहीं लग रहा था, बल्कि एक शदीद हकीकत बन चुका था। अगले दिन हवेली में चहल पहल थी। शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका था, मगर माज के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। वो जहन में मुसलसल घूमता रहा, कुछ सोचता रहा, कुछ खुद से नबरद आजमा रहा। अब बस एक बार और देख लूं, सिर्फ एक बार। वो खुद से गोया हुआ, जैसे कोई मासूम सी ख्वाहिश हो, लेकिन ऐसा मुमकिन न था। रमशा दोबारा वैसे दिखाई न दी। वो घर के कामों में मसरूफ रहती, पर्दे में दूसरों की नज़रों से ओझल। जब कभी वो किसी कमरे से गुजरती, माज की नज़र उस पर ठहर जाती, लेकिन वो आंखें हमेशा नीची होती। एक दिन दोपहर को जब हवेली की खवातीन बावर्ची खाने में थीं, माज अपनी माँ के साथ बैठा था। अम्मी, ये रमशा हमेशा पर्दे में क्यों रहती है? क्या कभी आम नहीं हो सकती वो? माँ ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा। तुम्हें नॉर्मल लगती है वो? मेरा मतलब है सब के जैसी, जैसे यहाँ बाकी लड़कियां हैं, बातचीत करें, खुलकर हंसें। रमशा आम नहीं है माज, वो खास है, इसीलिए तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो, माँ ने धीमे लहजे में कहा। माज खामोश हो गया। बात तो सच थी, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। शाम को कजन्स ने फैसला किया कि कल तफरीह के लिए जाने का मंसूबा बनाया जाए। शादी के हंगामे से एक दिन की दूरी सबको फरहत बख्श रही थी। माज भाई, आप क़यादत करेंगे ना? हमजा ने कहा। मैं? माज चौंका। हाँ। फार्म हाउस आपका है, मकाम आपका, मंसूबा आपका। सब ने खुशी खुशी तायीद की। माज ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर हामी भर ली। दिल में एक सोच ने जन्म लिया, खतरनाक मगर बेकाबू। अगली सुबह जब सब फार्म हाउस के लिए रवाना हुए, तो रमशा भी खामोशी से साथ थी, पर्दे में लिपटी, सबसे जुदा, अपनी जात में गुम। माज ने उसे आते देखकर एक गहरा सांस लिया। रास्ते भर वो पीछे बैठी रही और माज आगे। गाड़ियों का काफिला शहर से बाहर निकल रहा था। फार्म हाउस पहुंचकर सब लड़कियां नीचे उतरें, कुछ तस्वीरें लेने लगें, कुछ खुशगपियों में मसरूफ हो गईं। इसी दौरान माज ने हमजा को एक तरफ किया, भाई, तुम सबको वो नदी वाले मकाम पर ले जाओ, मैं जरा फार्म हाउस के अंदर के मामलात देख लूं, अकेला, बस 10 मिनट। वो रवाना हो गया। फिर मौका देखकर रमशा के करीब आया। रमशा, जरा उधर आना, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बुलाया है, शायद कोई जरूरी बात करनी है। रमशा ने चौंक कर देखा। अब्बू यहाँ? हाँ, वो मेरे फ्लैट के पास ही हैं, बस 2 मिनट का फासला है। रमशा ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। गाड़ी में वो खामोश बैठी रही। माज ने एक बार चोरी से उस पर नजर डाली। उसकी उंगलियां दुपट्टे को मरोड़ रही थीं। फ्लैट के बाहर पहुंचकर माज ने दरवाजा खोला। यही अंदर हैं। रमशा जैसे ही अंदर दाखिल हुई, दरवाजा बंद हुआ, माहौल में सुकूत छा गया। अबू कहाँ हैं? रमशा ने घबराकर पूछा। यहाँ कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं और तुम। रमशा पीछे हटी, पल बगैर पर्दे के। वो आहिस्ता से बोला, जैसे अपने जज्बात की वजाहत दे रहा हो, ये पागलपन है। रमशा की आवाज लर्जने लगी। हाँ, ये पागलपन है। तुम्हें देखने के बाद नींद नहीं आती, दिल बेकाबू हो जाता है। वो इसके करीब आया। रमशा ने हाथ से रास्ता रोका। रुको, तुम ये सब नहीं कर सकते। माज ने एक लम्हे को रुककर उसके चेहरे को देखा। मुझे सिर्फ एक बार,
बस एक बार, मत छूना मुझे। रमशा चलाई, मगर जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, माज ने उसके चेहरे को छू लिया। इस लम्हे रमशा का चेहरा जर्द पड़ गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। माज के हाथ लर्ज गए। रमशा, वो घबरा कर उसकी तरफ झुका। रमशा, सुनो, आंखें खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी सांसें उखड़ने लगे। उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या कर दिया। फर्श पर लेटी रमशा माज के अंदर एक जलजिला सा ले आई। उसका जुनून, उसका जाल अब खुद उसके गले का फंदा बनने वाला था। रमशा की हल्की सांसें और माज के बेचैन कदमों की आवाज बाकी थी। वो बार बार उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाल रहा था। हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना और दिल में ऐसी धड़कन जैसे सीने में धमाके हो रहे हैं। रमशा, आंखें खोलो प्लीज। उसकी आवाज में वो इल्तिजा थी जो कभी उसके लहजे में नहीं सुनी गई थी। रमशा की पलकें हल्की सी जुम्बिश खा गईं। माज एक लम्हे को ठहर गया। वो होश में आ रही थी। क्या हुआ? रमशा की आवाज जैसे दूर से किसी वीराने से आ रही थी। तुम बेहोश हो गई थी। मैं बस, माज ने कहना चाहा, मगर अल्फाज जैसे मुंह से बाहर नहीं आए। रमशा ने एक झटके से खुद को संभाला, दीवार से टेक लगाई और उसे देखा। उसकी आंखों में वो खामोश अजियत थी जो चीख नहीं सकती थी, मगर जला देती थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे माज? उसने धीमी मगर काटदार आवाज में पूछा। बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था, बस इतना ही। वो घबरा गया। तुमने मेरे पर्दे को तोड़ा, मेरी मर्जी को रौंदा, और अब कह रहे हो कि बस देखना था। रमशा की आवाज में अब लर्जिश नहीं, एक ठहरी हुई सख्ती थी। माज खामोश खड़ा था, जैसे उसके अल्फाज ने उसके वजूद को चीर दिया हो। तुम्हें लगा कि मैं एक कमजोर लड़की हूं, एक पर्दे के पीछे छुपी बेजान शै। वो उठने की कोशिश करने लगी मगर लड़खड़ा गई। माज ने फौरन सहारा देना चाहा, मगर रमशा ने हाथ झटक दिया। नहीं, अब नहीं। तुम्हारे हाथों की गर्मी मेरे वकार को झिलसा चुकी है। मैंने कुछ गलत नहीं चाहा, मैं बस। माज ने फिर कुछ कहना चाहा। मोहब्बत? तुम इस जज्बे को मोहब्बत कह रहे हो? वो हंस पड़ी, एक तल्ख जख्मी कहका। मोहब्बत इज्जत देती है, जबरदस्ती नहीं। माज का सर झुक गया। वो पहली बार खुद को मुजरिम महसूस कर रहा था, किसी अदालत में खड़ा मुल्जिम, जहां जज भी वही और गवाह भी। मैं पागल हो गया था। रमशा, तुम्हें देखकर कुछ समझ नहीं आया और तुम्हें लगा मैं सिर्फ देखने की चीज हूं। उसकी आवाज अब धीमी हो चुकी थी, मगर लफ्जों की चुभन बाकी थी। रमशा ने नकाब संभाला, आंखों से आंसू पूंछे और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर कदम लड़खड़ा रहे थे। माज ने एक बार फिर आगे बढ़कर कहा, रमशा प्लीज, बस एक मौका, मुझे माफ कर दो। तुमसे बात करना मेरे रब के फैसले पर शक करने जैसा है। उसके लहजे में यकीन था। मैं खुद को बदल लूंगा, सब कुछ, बस एक मौका। बदलने का दावीज वही करता है जो पहले अपने गुनाह को मुकम्मल तस्लीम करे, और तुम अभी तक लफ्ज चुनते फिर रहे हो। वो दरवाजा खोल चुकी थी। माज पीछे हट गया। वो निकल गई। कदम कदम पर उसकी खुददारी चीख रही थी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। माज नीचे बैठ गया, जमीन पर खाली नजरों से दरवाजे को तकता रहा। मैंने क्या कर दिया? वो लम्हा उसके वजूद में पेवस्त हो चुका था। रमशा की आंखों में वो तकलीफ, वो मायूसी उसके अंदर एक गहरे खला की सूरत बन चुकी थी। इसी लम्हे फोन बजा। माँ की कॉल थी। कहाँ हो तुम? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रमशा भी गायब है। माज ने कांपती आवाज में कहा। अम्मी, वो मेरे साथ थी, मगर अब चली गई। क्या मतलब? क्या हुआ है? माँ के लहजे में घबराहट थी। अम्मी, मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। तुमने क्या क्या माज? माँ की आवाज बुलंद हुई। बस मुझे लगता है, मैं उसे सिर्फ देखना चाहता था, मगर मैं खुद को रोक ना सका। रमशा ठीक है? हाँ, वो ठीक है, मगर शायद मैं अब ठीक नहीं रहूंगा। माँ खामोश हो गई, फिर सख्ती से बोली, तुम्हें अभी हवेली आना है, सबको बताना है कि वो कहाँ है और क्या हुआ। अम्मी, वो मुझे माफ नहीं करेगी। पहले तुम खुद को तो माफ करना सीखो। फोन बंद हो गया। माज फर्श पर बैठा रहा, आंखों में रमशा का चेहरा। उसकी लर्जती आवाज गूंजती रही, फार्म हाउस से निकलते हुए। माज की चाल में ना वो ठहराव था, ना गरूर, ना वो बेफिक्री जिसमें वो बरसों से जीता आया था। हर कोई तफरी से लुत्फ अंदोज हो रहा था, मगर वो पूरा वक्त खामोश रहा। वापसी का वक्त आन पहुंचा। गाड़ी का दरवाजा बंद करते वक्त उसके हाथ लर्ज रहे थे। रमशा की खामोशी, उसके जुमले, उसकी बेबसी अब माज के अंदर एक शोर बन चुकी थी। हवेली में उस वक्त हलचल मची हुई थी, मगर रमशा इस हलचल का हिस्सा नहीं थी। वो बिल्कुल साकित थी, किसी सवाल का जवाब न दिया, किसी की आंख से आंख नहीं मिलाई,
चेहरे पर चादर थी, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। उसका वकार, उसकी खामोशी एक ऐसा नासूर बन चुकी थी जो न देखा जा सकता था न बयान। उसने अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया। कोई अंदर नहीं जा रहा था, सिवाय फुफ्फो के। फिप्पो अंदर दाखिल हुई। रमशा खिड़की के पास खड़ी आसमान की जानिब देख रही थी। मुझे बताओ क्या हुआ? फिप्पो ने नरमी से पूछा, मगर लहजे में एक सर्द इस्तिफसार था। रमशा ने आहिस्ता से कहा, माज ने मुझे फरेब दिया, बहाने से कमरे में ले गया, मैं बेहोश हो गई। फिप्पो के चेहरे पर एक साया सा लहराया। फिर उन्होंने सख्ती से कहा, तुमने किसी को बताया नहीं? क्यों? क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। फिप्पो खामोश हो गईं। कमरे में सकूत तारी हो गया। रमशा ने एक बार उनकी तरफ देखा। आप ही तो थीं जिन्होंने कहा था वो मेरा नसीब है। हाँ, मैंने कहा था, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारी इज्जत का सौदा करे। रमशा ने नजरें नीची कर लीं। फिर भी मैंने खामोशी को चुन लिया ताकि आपका ख्वाब ना टूटे। फिप्पो की आंखों में नमी आ गई, मगर वो फौरन पलट गईं। ये बात किसी और को ना पता चले। रमशा, तुम समझ रही हो ना? जी, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा, मैं, सबके ख्वाब, सबकी इज्जत। रमशा ने सर हिलाया, जैसे वो पहले ही सब समझ चुकी हो। मैं खामोश रहूंगी फुफ्फो, जैसे हमेशा से रही हूं। फिप्पो ने उसके सर पर प्यार दिया और कमरे से निकल गईं। दरवाज़ा बंद हुआ और रमशा बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू बगैर किसी आहट के बहने लगे। वो खामोशी से आंसू पी रही थी, जैसे वो भी इस पर्दे का हिस्सा हो। दूसरी तरफ माज अपने कमरे में बैठा था, हाथों में सर, आंखों में पछतावा। माँ दरवाजे पर आए। क्या तुम समझते हो, सिर्फ देख लेने से मोहब्बत साबित हो जाती है? मैंने सिर्फ देखने की नहीं, छूने की कोशिश की। गलत किया अम्मी, मगर मुझे समझने में देर हो गई। अब क्या चाह रहे हो? माफ़ी। रमशा की माफ़ी, रब की माफ़ी। माज, औरत का दिल वो दरिया है जो सिर्फ सच्चाई से पार होता है। तुम अगर वाकई शर्मिंदा हो तो उसे साबित करना होगा। मैं करूंगा, चाहे जैसे भी हो। माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और माज पहली बार रब के सामने सजदे में गिर गया। वो जो कभी इस पर्दे को कैद समझता था, अब उसी पर्दे के पीछे छुपी औरत के कदमों में मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार था। रमशा की खामोशी चीख बन चुकी थी, मगर सिर्फ रब सुन रहा था। रमशा कई दिनों से अपने कमरे में बंद थी। बाहर हंगामा जारी था, शादी के गीत, हंसी, मेहमान, रसूम, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को दीमक की तरह खा रही थी। फिप्पो रोज आते, दुपट्टा दुरुस्त करते, कुछ दुआएं पढ़ते, कुछ बातें करती, मगर रमशा जवाब ना देती, सिर्फ देखती और चुप रहती। उस खामोशी में माज तड़पने लगा था। वो जो कल तक खुद को अक्लमंद समझता था, आज एक गुनहगार की तरह हवेली में सर झुकाए फिरता। वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर उसने फैसला किया कि वो जाकर अब रमशा से माफ़ी मांगेगा। माज रमशा के कमरे के दरवाजे पर आया, मगर हाथ कांपते थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, रमशा चटाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। वो रुकी नहीं, आंखें बंद किए तस्बीह चलाती रही। रमशा, उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। रमशा ने आंखें खोलीं, मगर नजरें ना उठाईं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर्दे के पीछे सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी इज्जत है, और मैंने उसे तोड़ा है। रमशा खामोश रही। तस्बीह के दाने एक एक करके गिरते जा रहे थे। मैं तुम्हारे कदमों में हूँ रमशा, अगर तुम चाहो तो मुझे रद्द कर दो। मैं चुप रहूंगा, मगर एक मौका दे दो, शादी का नहीं, अपने एतमाद का। उसने आहिस्ता से हाथ जोड़े। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक बेबस इंसान की तरह। रमशा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। वो नज़र जिसमें कभी इतना मान था, आज भी खाली थी, मगर उस खालीपन में एक थकन थी, एक सवाल। क्या वो फिर से यकीन कर सकती है? तुमने जो तोड़ा है वो लफ्ज़ों से नहीं जुड़ सकता। रमशा ने धीमे लहजे में कहा, तो फिर सारी जिंदगी उसे जोड़ने में लगा दूंगा, तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी शराइत पर। कमरे में खामोशी तारी हो गई। रमशा ने चादर दुरुस्त की, नजरें नीची कीं, बस इतना कहा, मेरी मर्जी। हाँ, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इनकार करोगी तो मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो उठी, धीरे से कमरे से निकली। माज हीका बका पीछे देखता रह गया। चंद लम्हे बाद रमशा के वालदैन, फिप्पो और अम्मी जान कमरे में जमा थे। रमशा बैठी थी, सर झुकाए। बाबा ने नरमी से पूछा, बेटा, क्या तुम माज से निकाह चाहती हो? रमशा की आवाज़ बहुत हल्की थी। अगर आप सबको यही मुनासिब लगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिप्पो ने चौंक कर उसका चेहरा देखा, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ हाथ थाम लिया। अगले दिन निकाह की तैयारी शुरू हो गई। कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ,
बस खानदान के अंदर एक मुख्तसर सी तकरीब रखी गई। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। जैसे सब जानते हों, ये निकाह किसी खुशी से नहीं, किसी फर्ज से जुड़ा हुआ है। रमशा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे सादगी से रुखसत कर दीजिएगा, ज्यादा शोर ना हो। माँ ने सर पर हाथ रखा, जैसे तुम चाहो मेरी बच्ची। निकाह के वक्त काजी साहब ने जब पूछा, क्या आपको माज वलद फलां से निकाह कबूल है? रमशा ने एक लम्हा रुक कर कहा, कबूल है। माज की आंखों में नमी थी। उसने खुद को खुश नसीब नहीं, बल्कि बख्शा हुआ महसूस किया। रुखसती की घड़ी आई तो रमशा ने पलट कर अपनी माँ के गले लगकर कहा, मैं जा रही हूँ, मगर अपने ख्वाब यहाँ छोड़े जा रही हूँ। माँ ने भीगी आंखों से कहा, बेटा, कभी कभी ख्वाब दोबारा बुए जाते हैं। जब माज रमशा को कमरे में लाया तो वो चुपचाप बैठी रही। माज ने दरवाज़ा बंद किया, आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया और ज़मीन पर बैठ गया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं। रमशा ने उसकी तरफ देखा, चेहरा पुरसकून था। कहने की ज़रूरत नहीं, वक्त सब सुन लेगा। उसने बस इतना कहा। खामोशी में रमशा की रुखसती हुई। रमशा उस घर में थी जिसे कभी अपना तसव्वुर भी नहीं किया था, मगर शायद किस्मत सवाल से ज्यादा हैरत का जवाब होती है। कमरे में रात का सकूत फैला हुआ था। शादी की थकन और खामोश रुखसती के बाद सब कुछ बदल चुका था। माज सोफे पर बैठा रमशा को देख रहा था, जो बिस्तर पर अपनी जगह संभाल चुकी थी। चेहरा आहिस्ता सांसों के साथ पुरसकून लग रहा था, लेकिन आंखें बंद थीं, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई हो। माज ने आहिस्ता से कहा, रमशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रमशा ने पलकें की तरफ की। मैं जानता हूँ लफ्ज़ों से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मगर फिर भी मैं मुआफ़ी मांगता हूँ उस दिन के लिए, उस लम्हे के लिए जब तुमने खुद को बेबस महसूस किया। रमशा की नज़रें कुछ लम्हे उसके चेहरे पर ठहरें, फिर आहिस्तगी से कहने लगें, मुआफ़ी तब दी जाती है जब माजरत महज लफ्ज़ ना हो, रवैया बन जाए। माज ने खामोशी से सर हिलाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़े खुद को बदलने की, सीखने की। अगले कई दिनों तक उनके दरमियान गुफ्तगू कम रही। रमशा अपने मामलात में लगी रही और माज हर दिन उलझने की कोशिश में। अब वो उसे किसी नज़र से नहीं, दिल से देखने लगा था। एक दिन जब वो नाश्ता ला रही थी, माज ने कुर्सी खींची। बैठो ना, मैं खुद ले लेता हूँ। आदत नहीं है आपको, न मुझे। रमशा ने संजीदगी से कहा, तो बदलेगी ये आदत, तुम जो चाहोगी वही होगा। रमशा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई। माज ने वो लम्हा महफूज कर लिया दिल में। शाम को जब वो दोनों लॉन में बैठे थे, माज ने खामोशी तोड़ी। पता है, मैं पहले पर्दे को कैद समझता था, अब लगता है यही तो आज़ादी है। तभी तो रब ने उसे इबादत का दर्जा दिया है। रमशा ने कहा, और तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया, जिस पर अब मुझे फ़ख्र है। इन जुमलों में पहली बार कबूलियत की खुशबू थी, जैसे माज ने दिल से रमशा के वजूद को तस्लीम कर लिया हो। माज अब उसके करीब आने की जल्दी नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि किसी औरत की कुर्बत सिर्फ जिस्म से नहीं, भरोसे से जीती जाती है। और वो उसके साथ बैठता, कुरान सुनता, उससे तफसीर के बारे में पूछता और कभी कभी उसके हाथ से चाय का कप लेकर खुद मेज़ पर रखता। एक दिन माज ने कहा, मैंने सोचा है तुम्हें वापस पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अब रमशा ने हैरत से देखा। हाँ, तुमने जिंदगी से पहले ही रोक दिया, और अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद को मुकम्मल करो मेरे साथ, लेकिन अपने रास्ते पर। रमशा की आंखों में कुछ चमक आई। अगर तुम वाकई बदले हो तो तुम्हारी ये बात सबसे बड़ी दलील है। माज मुस्कुराया। मेरी बदली हुई हालत का सबूत तुम्हारा सुकून है। रमशा, दिन आहिस्ता आहिस्ता महीने बनने लगे। एक दिन जब मौसम बदल रहा था, रमशा ने सुबह की नमाज के बाद माज के साथ नाश्ता करते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। माज का हाथ लर्ज़ गया। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे लगा शायद ये दिन कभी नहीं आएगा। ये दिन आया है क्योंकि तुमने मेरे सच को समझा और मेरी खामोशी को इज्जत दी। माज ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी खामोशी हमेशा मेरी ताकत रहेगी, ना कमजोरी। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे, बगैर किसी पर्दे के। दिलों के पर्दे हट चुके थे। उनकी जिंदगी में अब वो मकाम आ चुका था जहां मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, एक अकीदा बन चुकी थी। माज अब रमशा के सर का दुपट्टा सीधा करता और फख्र से कहता, ये मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, मेरी बीवी।